प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं B.R. भामू, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना से। हम लोग BA पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में चर्चा कर रहे हैं हिंदी में यानी खड़ी बोली में गद्य साहित्य का विकास कैसे किस रूप में हुआ। कल हमने 1823 से 1895 के बीच में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तक चर्चा की थी। आज उससे आगे बातचीत करेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 ईस्वी के बीच इनका जीवन काल रहा है। ये शिव प्रसाद सितारे हिंद के विपरीत विशुद्ध हिंदी लेकर आगे बढ़े। उन्होंने सर्वसाधारण में प्रचलित अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों तक का बहिष्कार कर दिया। यानी हिंदी गद्य में राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इसमें विशुद्ध हिंदी शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, न कि उस जमाने में प्रचलित अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का। विशुद्धता का यह आदर्श व्यवहारिक सिद्ध न हो सका। इसका कारण यह है कि जिस समय जो रचना लिखी जा रही है उस वक्त के समाज में जो भाषा प्रचलन में होगी और जिन भाषाओं के जो शब्द प्रचलन में होंगे उनको तो काम में लेना ही पड़ेगा। इसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका रचना काल 1850 से 1885 ईस्वी के बीच का है, उनका उदय होता है। उनका भाषा और साहित्य दोनों पर प्रभाव पड़ा। यानी हिंदी गद्य साहित्य पर इनका गहरा प्रभाव रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। वास्तव में तत्कालीन साहित्य जगत में उनका महान व्यक्तित्व था। उनके द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण अन्य व्यक्तियों ने भी किया। उन्होंने भाषा का परिमार्जन यानी भाषा को साफ सुथरा बनाना, मांझना, शिष्ट और जातीय रूप जनता के सामने रखा। संस्कृत के शब्द भी लिए तो सरल, तद्भव शब्द और देशी शब्दों का और सर्वसाधारण में प्रचलित जो विदेशी शब्द थे, कहावतें थी, मुहावरे थे, उन सभी का प्रयोग इन्होंने साहित्य में किया और इनका अनुसरण करने वाले अन्य साहित्यकारों ने भी गद्य में किया और ये लोकप्रिय भी हुआ। लेकिन आर्य समाज आंदोलन के द्वारा प्रेरित संस्कृत साहित्य के अध्ययन के फलस्वरूप और बांग्ला भाषा से किए गए अनुवादों की प्रथा चल पड़ने के कारण हिंदी संस्कृत शब्दावली की ओर अधिकाधिक झुकती चली गई। यानी हिंदी धीरे धीरे संस्कृत शब्दों की ओर आकर्षित हुई। इसका कारण समाज में आर्य समाज का प्रभाव मान सकते हैं या बांग्ला भाषा से जो अनुवाद हुए हिंदी में इसका कारण मान सकते हैं। आर्य समाज के जो प्रवर्तक स्वामी हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से आप सभी जानते हैं उनको, जिनका समय 1824 से 1883 ईस्वी के बीच में है। इन्होंने संस्कृत गर्भित भाषा का प्रचार किया। आर्य समाज ये मानता था कि हमारी जो भाषा है इसमें संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं के शब्द नहीं आने चाहिए। खड़ी बोली हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी या उस ज़माने में अन्य जो विदेशी भाषाओं के शब्द प्रचलन में थे उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतने पर भी जिस प्रकार मुसलमानों के भारतागमन से यानी जब से मुसलमान भारत में आए उनके साथ बहुत सारे अरबी, फारसी के शब्द हिंदी में बहुत
गहरे तक घुल मिल गए थे। उसी प्रकार अंग्रेजों के आने से अंग्रेजी शब्द भी उसके स्वाभाविक और अखंड प्रभाव में मिल गए। सजीव भाषा की भांति हिंदी ने दूसरी भाषाओं के अनेक शब्द पचा लिए। दो जातियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में नए नए शब्द और नई नई अभिव्यंजनाएं तेजी के साथ ग्रहण की जाने लगी। 1857 से 1900 ईस्वी के बीच का काल हिंदी के ललित साहित्य में आधुनिकता का काल कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस आधुनिकता के जनक थे। उनके नेतृत्व में साहित्य के नए नए मार्ग खुले और गद्य विविध प्रकार के आधुनिक विषयों और रूपों से पुष्ट होकर अपना स्वरूप स्थिर करने लगा। अनेक नवीन साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान संबंधी तथा उपयोगी साहित्य की सृष्टि भी इस काल में हुई। हिंदी साहित्य जो काव्य के क्षेत्र में अब तक वास्तविक जीवन से अलग पुराने रास्ते पर खड़ा हुआ था, बहुत शीघ्र विज्ञान, इतिहास, भूगोल, धर्म, पुराण, जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध, पुरातत्व आदि नवीन गंभीर विषयों की ओर प्रवृत्त हुआ। हिंदी लेखकों ने बड़ी सरलता के साथ अपने चौमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। ऊपर जिन लेखकों का उल्लेख हो चुका है गद्य के क्षेत्र में, उनके अतिरिक्त जिन प्रतिभावान लेखकों द्वारा ये गद्य कार्य संपन्न हुआ, यानी गद्य में लेखन कार्य उनके द्वारा संपन्न किया गया, उनमें कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार से हैं। श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, मुंशी देवी प्रसाद मुंसिफ और देवकी नंदन खत्री। ये अंतिम नाम से तो आप भी परिचित होंगे, देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास लिखे थे, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। और इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने जो हिंदी भाषी थे उन्होंने हिंदी सीखी। नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी आदि विभिन्न जो साहित्यिक रूप हैं गद्य के, इनका निर्माण इन लेखकों के द्वारा किया गया। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य के संबंध में यह याद रखना बहुत आवश्यक है कि 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध की अपेक्षा उसका विकास नवोदित राष्ट्रीयता और नवोत्थान की भावना के अंतर्गत हुआ था। इस भावना ने एक और जहां धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सजीवता एवं सप्राणता का संचार किया, वहीं दूसरी ओर भाषा के प्रचार के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। भारतेंदु की जीवन काल में आर्य समाज आंदोलन जन्म ले चुका था, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। उनके जीवन के अंतिम वर्ष में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। उत्तरोत्तर बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के साथ साथ हिंदी प्रचार कार्य भी आगे बढ़ता गया। केवल जनता में ही हिंदी का प्रचार नहीं किया गया, वरन राज्य के क्षेत्रों में भी हिंदी के व्यवहार पर जोर दिया गया, क्योंकि इससे पूर्व जो सरकारी कार्यालय थे, जो शासकीय भाषा थी उस युग की, वो अरबी, फारसी या फिर विदेशी अंग्रेजी भाषा थी। हिंदी के इस आंदोलन में देश के बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया।
जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में हिंदी की पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी प्रचार कार्य में प्रमुख भाग लिया, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी में भी उन्होंने इस पुनीत कार्य में भरपूर योग दिया। कहना न होगा कि 20वीं शताब्दी में इन पत्र पत्रिकाओं में सरस्वती का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सरस्वती के जो संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी भाषा को परिमार्जित करने में, उसके शुद्धतम रूप को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत परिश्रम किया इन्होंने। भारतेंदु युग में गद्य का जो विकास हुआ था वह अब शतधा होकर प्रस्फुटित हुआ। इतना ही नहीं, भाषा के परिमार्जन परिष्करण का जो कार्य शेष रह गया था वह भी द्विवेदी जी के द्वारा संपन्न हुआ। नवीन राष्ट्रीय के साये में हिंदी प्रचार का कार्य 20वीं शताब्दी में और अधिक बढ़ता गया। स्थान स्थान से पत्र निकले, सभा सोसाइटियाँ गठित हुई, सरकार के पास शिष्टमंडल भेजे गए और लेखकों ने अपनी मौलिक एवं अनुदित रचनाओं द्वारा भाषा को समृद्ध बनाने की चेष्टा की। हिंदी प्रेमियों में उस समय दो प्रकार के लोग थे। एक तो वे थे जो मूलतः हिंदी भाषी थे और दूसरे वे थे जो देशभक्ति से प्रभावित होकर हिंदी भाषी बने या हिंदी की सेवा करने को तत्पर हुए। स्पष्ट है, दूसरे प्रकार के लोगों में अनेक तो ऐसे थे जो हिंदी से भली भांति परिचित न थे और न वे हिंदी प्रांत के निवासी थे। इससे हिंदी में प्रांतीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। महात्मा गांधी स्वयं गुजराती थे, गुजराती उनकी मातृभाषा थी, हिंदी उनको न पढ़ना आता था न लिखना आता था, लेकिन राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने स्वयं हिंदी को महत्व दिया। इससे हिंदी में प्रांतीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। स्वयं हिंदी प्रांत में हिंदी उर्दू का संघर्ष था, अतः हिंदी का प्रचार करने के साथ साथ लोग उसका मनमाने ढंग से व्यवहार करने लगे। व्याकरण के नियमों की अवहेलना की जाने लगी। बड़े बड़े लेखक इस दोष से मुक्त न रह सके। भारतेंदु के समय ब्रज भाषा के रूपों का प्रयोग तो होता ही था, धीरे धीरे उर्दू की शैली भी हिंदी गद्य में प्रवेश करने लगी। नए नए भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए लेखक मनमाने ढंग से शब्द गढ़ने लगे। आर्य समाज आंदोलन, बंगला से अनुवादों और नवोत्थानकालीन भावना के कारण भाषा में ऐसे संस्कृत शब्दों का प्रयोग होने लगा जो हिंदी की अपनी निजी शैली में खप नहीं पा रहे थे। द्विवेदी युग में भावों, विचारों और विषयों के साथ साथ अनेक शासन संबंधी, न्याय पद्धति संबंधी, शिक्षा संबंधी, ज्ञान विज्ञान संबंधी, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, संस्कृत आदि से शब्द ग्रहण कर भाषा की अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाई। ये कार्य भारतेंदु युग में ही प्रारंभ हो गया था। समयानुसार द्विवेदी युग में वह और आगे को बढ़ा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हिंदी में गद्य का जो इतिहास है कि किस प्रकार हिंदी में गद्य लेखन की शुरुआत हुई और किन परिस्थितियों में यह आगे बढ़ा, इसकी थोड़ी चर्चा की हमने। द्विवेदी युग तक की शेष चर्चा हम कल और करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।